सिविल सर्विसेज में ना यूपीएससी में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो एस्पिरेंट्स की ना एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि असफलता से ज़्यादा अपेक्षाएं डरा रही हैं, राइट? सो फेलियर से ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन डराती है, दैट इज़ द रियलिटी। थर्ड अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे चाय सुट्टा बार है फॉरेन में, उसी की स्टेयर्स है ना, वहाँ पे स्टेयर्स पे बैठा था मैं, एंड रिजल्ट देके मस्त रोया मैं 1-1.5 घंटा वहीं पे। पहली बार किसी मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिकली, मेरे को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जो देख रहे हैं। एंड ओआरएन में ये है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग काफ़ी हो जाती है, तो मेरे को ये था कि कोई जज भी नहीं करेगा वहाँ पे, लेट इट बी। लास्ट 1.5 ईयर अगर मेरा लिंक्डइन देखोगे तो यू रियलाइज़ के सब सही चल रहा है, अचीवमेंट वाह वाह वाह। मैं एटलीस्ट 3 थेरेपिस्ट को दिखा चुका हूँ अभी तक, और इमोशनली और मेंटली आई एम नॉट फाइन। क्यों नजरें नहीं मिला पाया ना, जिन आंखों को इज्जत से चमकाना था, हर मुकाम को हासिल कर जाना था, हार कर झुक गई जो फिर से नहीं उठा पाया ना। क्यों नजरें नहीं मिला पाया ना, जिन आंखों में सपनों की आग थी, कुछ कर गुजरने की प्यास थी, आज भीग रही हैं सिसक कर, नाकामी ने फिर से रुलाया ना। हमें ना आईएएस बनना है, मेरे को नहीं लगता कि और कुछ लाइफ में मैं कर पाऊंगा, मैं खुश रहूंगा। ये है आपका सबसे बड़ा गलत कदम। आप अपनी खुशी जो है, आप प्रोबेबिलिटी देखो कहाँ पे आप अटैच कर रहे हो। सिविल सर्विसेज जिसकी खुद की एक प्रोबेबिलिटी है, 1% से कम बच्चे पास कर रहे हैं, ठीक है। आईएएस कितने बन रहे हैं? पॉइंट्स में। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो इसको इतना रोमांटिसाइज कर दिया ना कि भाई गाड़ी से सब उतर रहे हैं, और फिर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो आजकल वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं कि रेड करने जा रहे हैं पूरे कैमरे लेके, रेड पूरी आपके यूट्यूब पे पड़ी है। ये कैसी रेड है यार? ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत गलत इंप्रेशन पड़ रहा है चीज़ों का। उसमें क्या है कि आप सिर्फ पॉजिटिव 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 दिखा रहे हो। अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसी फील्ड में क्यों रहना। लाइक हमारा प्लान बी जो होता है उसी फील्ड में। लाइक बहुत लोग हमें सजेशन करते हैं कि यूपीएससी नहीं हुई तो स्टेट कर ले, आरबीआई कर ले या सीएपीएफ कर ले। मैं बोल रहा हूँ तो वही तो वो सेम ही है। लाइक अलग अलग चीज़ें नहीं है, सेम ही है, बस हमें थोड़ा इधर उधर का करना पड़ता है, फिर भी हमें वो फेलियर ही तो दिखाता है बाद में। पोलैरिटी में नेगेटिव एग्जांपल भी आ रहे हैं आजकल के, डिसेबिलिटी या दूसरे जो रिजर्वेशंस हैं उनका यूज़ करके यूपीएससी का पूरा जो प्रोसेस है उसे बाईपास करके सर्विसेज में आना। तो इसको तो कोचिंग इंडस्ट्री कभी मतलब वो पॉपुलराइज करेगी नहीं कि ऐसे एग्जांपल देके दूर भगाए जो बच्चे मतलब नहीं आना चाहिए उन्हें। तो ऐसा कैसे करें कि मतलब इनको ये भी पॉपुलराइज करें कि हाँ ये कुछ नेगेटिव साइड है यूपीएससी की, और जो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो तो मत आओ ऐसी जगह पे। Public policy is the only field that will give me an opportunity to work nearest to the government. Correct. Right. एंड बीइंग एन एस्पिरेंट आई थिंक वो चीज़ कभी नहीं निकलेगी। तो मेरे को यही लगता है पब्लिक पॉलिसी इज़ अ फील्ड जो अभी इंडिया में बूम कर रही है, स्टार्ट हुई है। जब व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक फॉर पब्लिक पॉलिसी, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस थे जो ऑफर कर रहे थे। आई थिंक 3-4 मतलब काउंट कर सकता था मैं, 3-4 ज़्यादा नहीं थे। आज की डेट में इफ यू सी आईआईटीज आर ऑफरिंग, राइट, आईआईएम्स आर आल्सो डूइंग समथिंग अराउंड इट। इसमें एक मोनिटाइज मतलब कितना, लाइक बहुत लोग बोलेंगे अगर हम काम करने जाएंगे तो इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है। सेकंड थिंग, इमेजिन करो कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और हम किसी कंसल्टिंग कंपनी के साथ है वो गवर्नमेंट, तो इसके हमारे क्या जॉब पे कुछ फ़र्क पड़ता है। और थर्ड तो, और हमें कौन कौन से स्किल लेने चाहिए अगर हम इस फील्ड में जाए तो। लिंक्डइन का जैसे आप बोल रहे थे कि लिंक्डइन पे काफ़ी रिजेक्शन मिले, लिंक्डइन का क्या रोल है आपका, मतलब जो पर्सनल ग्रोथ है और जो कनेक्शन बढ़े उसमें लिंक्डइन का क्या रोल? लिंक्डइन जो है वो आपको इतनी हेल्प करता है आपके एक ऑनेस्ट नैरेटिव बनाने के लिए। दूसरा, पीपल विल रीच आउट टू यू, दे विल रियलाइज अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमंस। हमें पता चल जाता है, ठीक है, कौन कितना जस्ट शो कर रहा है और कौन कितना सच में पानी में है, राइट? वी रियलाइज इट। मतलब ऑनेस्टी रखो, बहुत ज़बरदस्त ऑनेस्टी रखो। आप ज़बरदस्ती कुछ ऐसा मत बनो कि आपको सब पता है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऑनेस्टली आप सामने रख दो। इफ समबडी इज एबल टू रेजोनेट इट, वेल एंड गुड, यू विल बी मोर देन हैप्पी। यू विल गेट टेक्स्ट, आपको रीच आउट करेंगे लोग, बताएंगे कि यार मेरे साथ भी हुआ, राइट? बाकी आप, मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती ना किसी पे ओपिनियन मत हो पाया लिंक्डइन में। मैं काफ़ी बार पढ़ता हूँ, पीपल ट्राई टू से कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। डोंट डू दैट। रिसेंटली, सॉरी yesterday only, I got this award, ISPP Ambassador Award. वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है प्रख्यात माथुर, जिन्होंने 3 यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए। उसके बाद उन्होंने पब्लिक पॉलिसी चूज़ किया है और अब वो EY इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। सर वेलकम टू हॉट टॉक्स। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। प्रकाश सर, एक बार अपना जो ब्रीफ बैकग्राउंड है यूपीएससी की जर्नी का और ये पब्लिक पॉलिसी में आप कैसे गए, ये ट्रांजिशन के बारे में ब्रीफ में बताएंगे? So thank you so much for inviting me here. My name is Prakhyat Mathur, born and brought up in Delhi. साइंस का स्टूडेंट था, इंटरेस्ट गॉट इनटू सिविल सर्विसेज बिकॉज पापा। फिर यूपीएससी 2018 में स्टार्टेड माय जर्नी इन यूपीएससी, unsuccessful 3 attempts, and successfully pivoted towards public policy, and now I am working with EY India as an executive strategy and transaction government consulting. And last 1-1.5 साल जो मैंने पब्लिक पॉलिसी फील्ड में काम किया, I was fortunate to work with a lot of stakeholders in this field. ये आपका जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? लाइक आपने अभी बताया कि 3
सक्सेसफुली फेल्ड अटेम्प्ट्स, तो वो कैसा था लाइक? सो यार मेरे से जब भी पूछता है कोई तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरी जो यूपीएससी जर्नी है इट्स लाइक अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉट टू डू, राइट? सो ये मेरा क्रक्स है यूपीएससी जर्नी का. आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, फाइनली आई रियलाइज कि ठीक है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा if I have to just gamble around this paper. So I decided to drop from the cycle. हिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का स्टूडेंट था. उस टाइम पे 12th में जब साइंस थी मेरे पास तो एक ही बहाना था मेरे पास साइंस से निकलने का या मैथ से निकलने का, इफ़ आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यूपीएससी. पापा को बोला कि इंजीनियरिंग नहीं कर सकता मैं, नहीं करनी. उसका एक ही रीज़न है, पापा यूपीएससी आप ही का सपना आगे लेके जाना है मेरे को. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट थिंग कि ठीक है यार क्या बात है. फिर हिस्ट्री ऑनर्स में गया. ऐसे डिसाइडेड नहीं था प्रिसाइजली हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री दोनों में से जो मिल जाता वर्क्स. तो आई गॉट इन हिस्ट्री ऑनर्स एंड देन वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं करी मैंने 3 साल. डीयू का जो कल्चर है आई एन्जॉयड इट थॉरली. बहुत सारी सोसाइटीज़ में काम किया, एनएसएस में स्पेसिफिकली, नेशनल सर्विस स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर आता है. वहाँ पे मैं एज अ वॉलंटियर टू एज अ जनरल सेक्रेटरी आई हैव बीन इन टू दैट जर्नी एज वेल. जब कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद कोचिंग शुरू हो रही थी मेरी 8 जुलाई से, मतलब मई में फाइनल एग्जाम से 8 जुलाई से कोचिंग शुरू थी. तो तब तक मैंने सिलेबस भी उठा के नहीं देखा यूपीएससी का. आई वाज जस्ट इतना क्लियर कि भाई जिस दिन शुरू होगा उसी दिन शुरू करेंगे. फर्स्ट मिस्टेक. ठीक है, कोचिंग में गए, सब कुछ नया लग रहा था, सब कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा था. लाइक उन्होंने जैसे बताया कि आपको पता है पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रेसिडेंट भी एक पार्ट है. एंड आई वाज अरे वाह है, मतलब फॉर मी एवरीथिंग वाज न्यू, एवरीथिंग वाज जस्ट वेरी इन्फॉर्मेटिव, राइट? तो बहुत ओवरवेलमिंग था. फर्स्ट टाइम देखा कि राइट्स बताए होंगे आपको वो बहुत कुछ भाई, वो तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट था. मतलब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पहली बार जब लक्ष्मीकांत उठाई थी मैंने तो हाइलाइटर लेके बैठा मैं. ठीक है, ये भी किसी ने नहीं बताया था कि भाई आपको हाइलाइटर पहली बार में यूज़ नहीं करना होता, पर हमें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा क्लियर करना था. और पापा को तो बोल ही रखा था कि बस आप गेट खोल के रखिए, मैं अभी गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी. ठीक है, तो हाइलाइटर लेके बैठा और शुरू करा. तो हर लाइन इंपॉर्टेंट लग रही थी, हर लाइन नई थी, तो सब हाईलाइट कर दिया. लक्ष्मीकांत स्टार्टेड विद हाईलाइटिंग एवरीथिंग. दैट वाज द सेकंड मिस्टेक, राइट? 1 साल कोचिंग करी, बहुत सारे बच्चों से मिला जो लोगों ने मतलब अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रखा है. मेरी क्लास में एक सब इंस्पेक्टर भी बैठते थे और उनका सपना आईपीएस बनने का है. तो पीपल हु आर ऑलरेडी सेटल्ड इन देयर लाइफ. और एक मैं था कि बस आ गया ऐसा, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं है पीछे से, राइट? प्रॉपर गाइडेंस नहीं है. एक सपना है जो दिखाया गया है, एक समुंदर है जो दिखाया गया है कि यहाँ आपको गोते मारने हैं और यहाँ आपको पार करके एक आइलैंड है, वहाँ पहुँचना है. पर वो किस तरफ है आइलैंड, कितना दूर है आइलैंड, किस डायरेक्शन में स्विम करना है, कितनी एनर्जी से स्विम करना है, कैसे स्विम करना है, कुछ भी किसी ने नहीं बताया, राइट? एंड आई थिंक दिस इज द केस विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दैट हैपेंस, राइट? एंड कोचिंग ख़त्म होने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि सिलेबस नहीं समझा मैं अभी तक. तो फिर सिलेबस उठाया, सिलेबस देखा, सिलेबस समझा तो समझ आया कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ है यहाँ पे. फिर धीरे धीरे शुरू किया, आई डेवलप्ड इंटरेस्ट. लकीली जो एक सपना मैं मेरे पापा का था जो हमेशा से वो बोलते रहते थे सिविल्स में जाना है, आई अडॉप्टेड दैट ड्रीम. आई स्टार्टेड टू फील के आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग जो मैं अच्छा कर सकता हूँ. आई एम कॉम्पिटेंट इनफ. आई स्टार्टेड टू रीड थिंग्स. तो हिस्ट्री अच्छी लगने लग गई, पॉलिटिकल साइंस तो फेवरेट बन गई, आईआर अच्छा लगने लग गया. करते करते आई स्टार्टेड टू एंजॉय द प्रिपरेशन. फिर अटेम्प्ट दिए. फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जस्ट कोचिंग के बाद नहीं दिया. आई थिंक वो भी मेरा एक आई वुड से एक गैम्बल था या जो भी था, डिसीजन था कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. एंड वो अटेम्प्ट्स का प्रेशर मैं अभी नहीं ले सकता. क्या इफ़ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड आई वोंट गिव अटेम्प्ट, राइट? जस्ट टू कि देख लेते हैं क्या होगा. एक ये भी एडवाइस मिलती है बहुत लोगों ने दी कि देख लो, पैटर्न पता चलेगा. पैटर्न नहीं पता चलेगा यार, आपके ऊपर एक फेलियर का थप्पा आ जाएगा. ठीक है, वो पैटर्न नहीं पता चलता. फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट ऐसे करते करते ऑप्शनल भी चेंज किया आगे पीछे. पहले एंथ्रो पढ़ा क्योंकि सिस्टर भी प्रिपेयर कर रही थी, सिस्टर का भी एंथ्रो था, तो लगा मेरा भी हो जाएगा. बहुत बड़ी मिस्टेक क्योंकि सिस्टर साइंस बैकग्राउंड से है तो मैं नहीं हूँ. उसने बोला भी कि नहीं यार
थोड़ा है इसमें बायोलॉजिकल ट्रिकी है थोड़ा, हम्म, मैं कहा नहीं यार हो जाएगा। और एंथ्रो तो क्रेजी था उस टाइम पे, हाँ, अनुदीप and- सर का उस टाइम हम्म, क्लियर हुआ था एंड एवरीबडी वाज लाइक एंथ्रो ही पढ़ना है। हमने भी पढ़ लिया, नहीं हुआ वो भी। फिर बाद में पता चला कि यार चलो सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं, हम्म, वो सब बोलते हैं इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, तो वो भी पढ़ लिया। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट दिया 2022 एंड उसका रिजल्ट जब आया उसी साल आई डिसाइडेड के साथ साथ आई नीड टू इनरोल माई सेल्फ इन टू समथिंग। बट गलती ये करी कि जो मैं एक प्लान बी का कहीं सीट डाल रहा था उसका दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। हाँ, So I chose my plan B, that is Masters in Sociology and Social Anthropology, हम्म, because my optional has been Sociology. sociology, right? And then थर्ड अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे चाय सुट्टा बार है हाँ, मॉडर्न में, उसी की स्टेयर्स है ना, वहाँ पे स्टेयर्स पे बैठा था मैं एंड रिजल्ट देख के मस्त रोया मैं 1-1.5 घंटा वहीं पे। पहली बार किसी मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिकली, मेरे को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जो देख रहे हैं। एंड ORN में ये है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग काफ़ी हो जाती है, तो मेरे को ये था कि कोई जज भी नहीं करेगा वहाँ पे, लेट इट बी। तो बहुत रोया आराम से, और उसके बाद लकीली टेस्ट का रिजल्ट उसी दिन आया था, सो आई गॉट थ्रू। आई फेल्ट कि भाई ठीक है, दिस इज़ माई प्लान बी नाउ। वेंट टू टेस्ट, वहाँ पे चीज़ें देखी समझी, रियलाइज़ किया कि एकेडमिक्स इज़ नॉट माई फोटे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं पूरी लाइफ रिसर्च वगैरह नहीं कर सकता। आई एम समबडी हु लाइक्स टू कनेक्ट टू पीपल, लोगों से बात करना पसंद है, कनेक्ट करना पसंद है, इश्यूज़ पे बात करना पसंद है, कुछ सॉल्यूशन ड्रिवन कुछ होना चाहिए। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, आई गॉट टू नो अबाउट पब्लिक पॉलिसी। एक भैया थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे राजेंद्र नगर में ही, सो ही वॉज स्टडिंग एट इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया टू ISPP एंड पब्लिक पॉलिसी। एंड जब मैंने उसके बारे में और समझा पढ़ा, सो आई रियलाइज दैट पब्लिक पॉलिसी इज़ द ओनली फील्ड दैट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क नियरेस्ट टू द गवर्नमेंट, करेक्ट, राइट? एंड बीइंग एन एस्पिरेंट आई थिंक वो चीज़ कभी नहीं निकलेगी कि आज भी हम जब इंडिया गेट जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई हमें लाल बत्ती दिख जाती है जिसमें भारत सरकार लिखा है, वो काफ़ी अधूरे सपने जो याद आ जाते हैं, तो वो चीज़ हम हमेशा ही लेके चलेंगे अपने दिमाग में, दिल में, और स्ट्राइव करेंगे कि जितना हो सके हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करें। तो पब्लिक पॉलिसी में एंटर किया एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अच्छी काम करने को मिला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, मिनिस्टर के साथ, MLAs के साथ, थिंक टैंक्स के साथ, एंड करते करते आई गॉट प्लेस्ड अर्नस्ट एंड यंग इंडिया में एंड नाउ आई एम वर्किंग देयर। सर ये जो पब्लिक पॉलिसी में ना काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं रहता है कि अगर यूपीएससी ना हो तब भी आप पब्लिक पॉलिसी में काम कर सकते हो। आपने पब्लिक पॉलिसी में एंट्री ली, और मतलब दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या बोलोगे आपके, कैसे आप एंट्री ले सकते हो यूपीएससी के, मतलब एज अ प्लान भी रखे पब्लिक पॉलिसी में, और कैसे उसमें ग्रोथ वगैरह है? सो यार मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी है, UPSC CSE बहुत बड़ा एक ओवरव्यू है, उसमें सर्विसेज डिवाइडेड है, नॉट एवरी सर्विस इज सिमिलर, बहुत समय अलग अलग आपके जॉब रोल्स होते हैं। IAS मेजरली जो है वो टारगेट किया जाता है, राइट? सिनोनिम भी एक तरीके से कलेक्ट, राइट? तो IAS में ना मेरे को लगता है 2 जॉब रोल्स होते हैं मोटा मोटा आपका, एक होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ठीक है? पॉलिसी मेकिंग आपका जो होता है वो लेटर स्टेज में आता है, व्हेन यू गेट इनटू सेक्रेटेरिएट्स, सीनियर में, हाँ सीनियर जब आप बन जाते हो। पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है? तो एक ये भी चीज़ है। दूसरा पब्लिक पॉलिसी में आपने बोला कि कैसे पिवट कर सकते हैं या क्या एडवांटेज होता है एस्पिरेंट्स के बाद, तो एडवांटेज मेरे हिसाब से ये है कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, तो जनरली जो बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है, एंथ्रो नहीं पढ़ी है, IR नहीं पढ़ा है, उनको एक ओवरऑल व्यू नहीं मिल पाता चीज़ों का। जैसे मेंस की जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें हमेशा बोला जाता है कि आपसे क्वेश्चन भले ही पॉलिटी का पूछें, बट इट इज़ योर जॉब टू ऑल्सो गिव पर्सपेक्टिव ऑन इकोनॉमी, हाउ दैट प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, है ना? मतलब डाइवर्स करेक्ट, चीज़ों से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पॉलिसी मेकिंग में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो कि अगर मैं कोई ऐसी चीज़, कोई पॉलिसी लेकर आ रहा हूँ, उसके रेpercussions और कैसे हो सकते हैं। तो UPSC के स्टूडेंट्स के पास एक वो एनालिटिक माइंडसेट आ जाता है ऑटोमेटिकली, देन वी आर गुड एट राइटिंग थिंग्स, एक्सप्रेसिंग थिंग्स, राइट? अगेन पॉलिसी मेकिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर, प्रिसाइज, एंड यू शुड नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग वेल, राइट? तीसरा आई वुड से यार मेहनत करनी आ जाती है, तो वो तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बाकी आप कहीं भी वैसे किसी फील्ड में चले जाओ तो एक रिग्रेस टाइम मैनेजमेंट एंड रिग्रेस हार्डवर्क, एक वो क्वालिटी आई थिंक वो काफ़ी हेल्प करती है सिविल्स के बच्चों को स्टैंड आउट करने के लिए। मैं बहुत प्राउडली ये बात बोलता हूँ। बहुत सारे, आपको पता है जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कोविंद जी, ही ऑल्सो गेव सिविल सर्विसेज, हाँ उनका राइट? हुआ था आई थिंक, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, हाँ रवीश कुमार जी एनडीटीवी, हम्म। ही वाज आल्सो एन एस्पिरेंट। अब बताइए, मतलब ये लोग भी हैं एंड वी ऑल नो देम एज, मतलब नॉट एज एन हाँ, एस्पिरेंट, अच्छा, राइट, फॉर अच्छा। समथिंग एल्स दे डिड इन देयर लाइफ। तो मेरे को यही लगता है पब्लिक पॉलिसी इज़ अ फील्ड जो अभी इंडिया में बूम कर रही है, स्टार्ट हुई है। जब व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक फॉर पब्लिक पॉलिसी, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस थे जो ऑफर कर रहे थे। आई थिंक 3-4, मतलब काउंट कर सकता था मैं, 3-4 ज़्यादा नहीं थे। आज की डेट में इफ़ यू सी IITs आर ऑफरिंग, राइट, IIMs आर ऑल्सो डूइंग समथिंग अराउंड इट, एंड ISB मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो पब्लिक पॉलिसी पढ़ा रहे हैं। तो कोई रीज़न है कि एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस भी इसकी तरफ जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ डिमांड, राइट? Government, I would really give that credit to government as well. Government has been very open to, you know, seek help from private sector in policy making. So big consulting company जितनी भी हैं, they have been I would say a spine for the government in institutionalizing a lot of schemes, और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, एवेल्युएशन करने के लिए, रन करने के लिए। तो उसकी वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं पब्लिक पॉलिसी में, वन ऑफ द प्लेसेस। एंड आई थिंक एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि दे डू नॉट वांट टू लूज दैट कनेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और लूज दैट कनेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ, और मे बी गिविंग बैक टू द सोसाइटी, पब्लिक पॉलिसी इज अ ग्रेट स्पेस। ये एक सिंपल टर्म्स में आप बता सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी मतलब होती क्या है और उसमें करना क्या होता है, लाइक सिंपल इसमें की। तो यार पब्लिक पॉलिसी इज लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज अफेक्टिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो हम रिकॉर्ड करके पब्लिकली डाल सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी है। काफ़ी कंट्रीज में दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, लाइक पब्लिकली आप यूट्यूब में नहीं डाल सकते आप कुछ भी, राइट, क्योंकि वो सेंसर्ड है। दिस इज ऑल्सो अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देन अभी रिसेंटली एक आया था यूरोप में टाइप चार्जर के टाइप का, कि एक ही तरीके का चार्जर का टाइप होगा ना, तो ये भी एक पॉलिसी है। वाई? क्योंकि उनको था कि भाई इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाएगा, इन्वायरमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स अस, इट्स ऑल अबाउट पॉलिसी मेकिंग, राइट? अब जो फॉर्मल पॉलिसी मेकिंग है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटर बन जाता है या ऑपरेटर बन जाता है। उसमें आपका जो भी लाइक फॉर एग्जांपल स्कीम्स आ गई, सोशल वेलफेयर हो गया, ये सब हो गया मोटा मोटा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो फॉर्मली दिस ऑल बिकम पॉलिसी मेकिंग, पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। एंड इसमें क्या क्या करना पड़ता है जो आप कह रहे हैं, हाँ तो आई वुड से बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। तो इफ़ आई कुड ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि मैं कैसे समझा पब्लिक पॉलिसी और कैसे एक बहुत किसी ऐसे बच्चों को समझना है कि जिसे कुछ आइडिया ही नहीं है चीज़ों का, तो मैं कुछ इस तरह समझाता हूँ कि यार देखो, ट्रेडिशनली इंडिया में पब्लिक पॉलिसी हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय ब्यूरोक्रेसी, राइट? ट्रेडिशनली उनका रोल है, आज भी है, दे हैव अ सिग्निफिकेंट पावर इन पॉलिसी मेकिंग, बट अब थोड़ा ओपन अप हो रहा है। सो क्या था कि ट्रेडिशनली जब ये हो रहा था उसके बाद गवर्नमेंट रियलाइज के नाउ हमें टारगेटेड स्कीम्स बनानी पड़ेंगी, हमें ओवरऑल हम वन साइज फिट ऑल नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है, इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, हमारा यूथ बढ़ रहा है, एस्पिरेशन बढ़ रही है, वर्ल्ड बढ़ रहा है, वर्ल्ड का अलग ही कुछ टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन आ रहा है, तो हम फिर अब पॉलिसी मेकिंग में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो हमें डेटा की ज़रूरत पड़ रही है। हैव यू रियलाइज दिस के डेटा वॉज नॉट द न्यू ऑयल कुछ टाइम पहले, है ना? अभी अचानक से एवरीथिंग इज अबाउट डेटा, डेटा इज द न्यू ऑयल, दैट इज द न्यू ऑयल। तो यार ऐसे गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में कैपेसिटी है अभी, आई थिंक वी नीड टू यू नो स्ट्रेंथन इट थ्रू सम एक्सपर्ट्स आउटसाइड द सिस्टम, राइट? तो जैसे मैंने बताया कि कंसल्टिंग कंपनीज हैं, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब माई सीनियर्स एंड ऑल, आई हैव रियलाइज्ड दे आर लिटरली एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड, ठीक है? तो गवर्नमेंट को वहाँ से एक हेल्प आने लगी। इससे पहले क्या हुआ है, कंसल्टिंग कंपनीज को डायरेक्टली हायर करने से पहले गवर्नमेंट ने खुद से रोल आउट करना शुरू किया यंग प्रोफेशनल, सीनियर कंसल्टेंट ये। तो गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली एक अपना भी वर्कफोर्स बना रही है। पर मुझे जो रियलाइजेशन हो रहा है उसमें ये हो रहा है कि गवर्नमेंट का रोल HR का नहीं होता है, ठीक है? ते मतलब जो जॉइंट सेक्रेटरीज हैं या सेक्शन ऑफिसर्स हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, अब वो HR का रोल करने लग गए, इंटरव्यूज लेने लग गए, राइट? एंड आई थिंक वो एक थोड़ा राइट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ देयर
कैलिबर नहीं है, मतलब Correct. जितना मेरे को लगता है, हाँ. लाइक उनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों से. सो दे रियलाइज कि ठीक है यार, लेट्स डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व विद कंसल्टिंग कंपनीज. तो वो चीज़ उनकी थोड़ी सेटल हो गई वहाँ पे. अब देखिए, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि मिनिस्ट्री में काम कुछ हमने सोच लिया, कर रहे हैं और बना दी पॉलिसी. यू हैव टू टेक इनपुट्स. अब आपकी इनपुट स्ट्रीम्स आ जाती हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री बॉडीज, अगर कोई ऑटोमोबाइल को लेकर कुछ पॉलिसी बन रही है, गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, बैकलैश. करेक्ट. क्योंकि जिनको वो इम्प्लीमेंट करना है, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको उनको कंसिडर करना ही पड़ेगा, राइट. तो इंडस्ट्री के थ्रू से क्या हो रहा है, पॉलिसी एडवोकेसी शुरू हो रही है. दीज आर द रोल्स जिसमें आपके पब्लिक अफेयर्स आ गया, कॉर्पोरेट अफेयर्स आ गया, ये सारे रोल्स खुल जाते हैं. फिर आपका जो डेटा है, अब वो गवर्नमेंट भी कॉम्पिटेंट है डेटा लाने के लिए, बट बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपर्टीज रखती हैं डेटा में ही. फॉर एग्जांपल प्रथम, असर सर्वे, एजुकेशन में है ना, एजुकेशन में हम लोग एस्पिरेंट जितने भी हैं, आई थिंक असर का सर्वे हम कोट ना करें तो हमारा आंसर अधूरा है. एंड उन्होंने टाइमली इतना ज़्यादा अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप की है कि पार्लियामेंट में भी उनका सर्वे यूज़ किया जाता है, उनका डेटा, राइट. तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जिनको ग्राउंड में काम करना है, जिनको डेटा में काम करना है, सर्वेज करने हैं, है ना, एनालिसिस करना है, एक वो आपकी फील्ड आ गई. फिर आपकी एक फील्ड डेवलप होती है थिंक टैंक्स में, जहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम वाटर स्कैरसिटी पे एक पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई बैक तो होना चाहिए, कोई आपकी बैकग्राउंड होना चाहिए उसका. तो थिंक टैंक्स आर प्रोवाइडिंग दिस. वो रिसर्च कर रहे हैं कि यार इंडिया में ये चीज़ें अभी दिक्कत है, वाटर स्कैरसिटी आप इस तरह पूरी कर सकते हो, तो हमारा ये टेक है. तो गवर्नमेंट उनकी भी हेल्प ले रही है. तो आपकी एक वो फील्ड भी खुल गई रिसर्च वगैरह की. सो पब्लिक पॉलिसी बहुत डाइवर्स है. पब्लिक पॉलिसी खुद में कोई एक जॉब नहीं है, कोई एक स्किल नहीं है. इट इज़ लाइक इफ आई वुड से लाइक अ मिनिस्ट्री. अगर मैं एग्जांपल दूं एस्पिरेंट्स को, तो पब्लिक पॉलिसी लाइक अ मिनिस्ट्री. जब भी आप वहाँ पे सेक्रेटरी बनते तो आप ये नहीं बोलते कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हूँ, राइट. आप वहाँ पे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, एंड आपकी स्किल सेट अलग है, आपका जॉब प्रोफाइल अलग है उसमें. तो पब्लिक पॉलिसी वैसे ही. इस पब्लिक पॉलिसी में आपने जैसे बोला कि बहुत सारा डेटा वगैरह मतलब हमें चाहिए होता है, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन है. जैसे कि आपने एक कंसल्टेंसी की भी बात बोली. फर्स्ट थिंग कि इसमें एक मोनेटाइज मतलब कितना, लाइक बहुत लोग बोलेंगे अगर हम काम करने जाएंगे तो इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है. सेकंड थिंग, इमेजिन करो कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और हम किसी कंसल्टिंग कंपनी के साथ है वो गवर्नमेंट, तो इसके हमारे क्या जॉब पे कुछ फ़र्क पड़ता है. और थर्ड, तो और हमें कौन कौन से स्किल लेने चाहिए अगर हम इस फील्ड में जाए तो. ठीक है, तो पहला तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गवर्नमेंट चेंज हो गई. हाँ. तो यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली कोई भी गवर्नमेंट आए, उनके पास एक ही इंसेंटिव होता है कि पावर में रहना है, ठीक है. तो पावर में रहने के लिए यार उनको कोई भी तरीके से अगर दे आर एबल टू सर्व पीपल, जो उनको सर्व कर रहा है, टू कम बैक टू पावर, दे विल नेवर रूइन दैट सिस्टम, राइट. अभी आप देखिए, अगर लास्ट ईयर्स में बहुत टारगेटेड स्कीम्स आई हैं, अच्छी स्कीम्स आई हैं, तो ये सिस्टम की वजह से आई है. ये सिस्टम डेवलप हो गए, हमने उसी हिसाब से वर्कफोर्स भी डेवलप करी, उसी हिसाब से इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशन भी ऑफर करें, तो एक इकोसिस्टम बन गया है. तो किसी भी गवर्नमेंट के चेंज होने से ये इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो. ऐसा नहीं होता. और वो कॉन्टैक्ट होता है आपका कि, और एक ये भी होता है ना यार, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव. गवर्नमेंट इज टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, नॉट परमानेंट. तो जो कंसल्टिंग कंपनीज काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के साथ, दैट आर मिनिस्ट्रीज. ओके. हाँ. राइट. वी आर नॉट वर्किंग विद MLA और MPs. ये भी एक बात है. वी कैन वर्क विद देम, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी. Political parties are also part of public policy. But we talk about consulting. Majorly consultants are working with directly with the executive, है ना. पॉलिसी मेकिंग एग्जीक्यूटिव लेवल पे होती है, क्योंकि तो एक वो हो गया. तो ठीक है भाई, सिक्योर है. मोनेटाइज क्या अगर मैं बोलूँ, इट डिपेंड्स बहुत सारी चीज़ों में. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, राइट. आपकी नेटवर्किंग कैसी है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है. इट इज़ लाइक अ टिपिकल एनी जॉब फील्ड यार. इसको कुछ अलग से आप मत लेके चलो. फर्क बस ये है कि यहाँ पे बिकॉज इंडिया में अभी ये शुरू हुआ है, तो इट विल टेक इट्स टाइम टू हैव टू शो अ लीनियर ग्रोथ पाथ. जो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही पब्लिक पॉलिसी में, यही है कि आपकी लीनियरिटी नहीं है. कि आपके ठीक है, जैसे MBA अगर आप कर लो
तो आपका एक पाथ है बात है। कि आप ये कर लो, 2 साल बाद ये बन जाओगे, 2 साल बाद ये बन जाओगे। पब्लिक पॉलिसी में अभी थोड़ा सा वो नहीं है, वो हो जाएगा, नो वरीज। बाकी पैसा आई थिंक है कंपेरेटिव टू, अगेन अगर आप MBA से कंपेयर करोगे तो नहीं है, बट अभी पैसा है। पीपल आर गेटिंग फंडिंग। सोशल इम्पैक्ट आप देखो, एक बज़वर्ड बन गया है। डेवलपमेंट सेक्टर में अगर आप लिंक्डइन चेक करो तो कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, है ना। तो पीपल आर ट्राइंग टू गेट फंडिंग एंड पीपल आर गेटिंग फंडिंग। फिर से वही बात है, आप किससे कंपेयर कर रहे हो, किस फील्ड से कंपेयर कर रहे हो, वो वाली बात है यार, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी इटसेल्फ आई विल से इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर, बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर आप राइट टाइम में इसके अंदर आ जाते हो, आई थिंक फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। बट किसी के पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, वो जा रहा है, तो लाइक IT में होता है ना कि बहुत सारी लॉन्चिंग कंपनीज होती है, वो ऑफर करती है 3 लाख 4 लाख से स्टार्ट। तो मैं एक लाइक जस्ट नंबर जानना चाहता था कि एक एवरेज क्या मिल सकता है अगर कोई है तो। यार एवरेज अगर मैं बोलूँ, सो अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशन की जैसे बात करूँ तो मैं करेक्ट कोट नहीं करना चाहूँगा, बट आसपास कोट कर देता हूँ, अराउंड 6 लाइक विद जीरो एक्सपीरियंस एंड स्टार्ट। हाँ, कैन समबडी कैन, Can, बट अच्छा। वही बात है, उसके पीछे एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। मतलब इतना- इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड। सिंपल। पब्लिक पॉलिसी ऐसा है ना कि जैसे अब यूपीएससी करने आए अपन, वापस आईटी सेक्टर में जाने का मन नहीं होता काफ़ी स्टूडेंट का, क्योंकि उससे मतलब बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ये पब्लिक पॉलिसी एक मतलब होम कमिंग टाइप हो जाता है उनका कि हाँ, यूपीएससी नहीं तो कुछ उससे रिलेटेड सही। तो आपने तो इसमें मतलब काफ़ी टाइम से अब काम भी कर रहे हैं, आपकी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे कि कुछ अच्छी चीज़ हुई है, कुछ मुश्किलें आई हैं जो भी। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की ना जर्नी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट मेरे साथ मेरे को ऐसा लगता है मैं काफ़ी ब्लेस्ड रहा हूँ उस वे में कि मेरे को रास्ते खुलते चले गए मेरे लिए। बट इनिशियली इट वॉज नॉट लाइक दैट। जो पहला स्टेप जो होता है वो हमेशा मैं बोलता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। फिर से वही बात कि सिविल सर्विसेज में आपको जो पेशेंस लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। या तो आप DU से हो, उसका रिजल्ट देखने में जो पेशेंस लेवल आता है आपका, या तो सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो यार फर्स्ट मेरी जो एंट्री हुई थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी से हुई थी, ठीक है। एंड उसके बाद वो इसीलिए हुई थी, वो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो पब्लिक पॉलिसी का ही पार्ट है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग अब जाके डेवलप हुई है सारी। उस टाइम पे ये था यार कि मेरा बेस्ट फुट फॉरवर्ड क्या है, वो ये था कि आई हैव इंटरेस्ट एंड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, तो लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो मैंने वहाँ काम किया, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। वहाँ पे मैंने हिंदी टाइप करी है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, और अटेंडेंस लेता था इंटर्न्स की, मतलब ये सारे काम किए जो एज अ माइंड में यू आर थिंकिंग कि आप सिविल्स पढ़कर आए हो, है ना। अभी तो मैं करूँगा भी। यू आर सीन योर सेल्फ कि भाई हम तो डिस्ट्रिक्ट संभालने वाले थे ना, ये हम क्या कर रहे हैं। बट यार वही बात है कि आप उसके उस टाइम तो आई वॉज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट अबाउट दैट पार्ट, बट बाद में आई एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, राइट। जैसे मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि वो हिंदी जो मैंने टाइप करी है 4-5 दिन, हफ्ते, 1.5 हफ्ता, और दिन रात हिंदी टाइप कर रहा हूँ यार मैं। सोचो, इंग्लिश भी नहीं करवा रहे यार, मतलब इतना लाइक भी नहीं समझ रहे थे, हिंदी टाइप कर रहे हैं। उसकी वजह से आई गॉट टू वर्क विद वन ऑफ द मिनिस्टर्स इन पावर, अच्छा। क्योंकि उनको एक हिंदी का बंदा चाहिए था टू गिव स्पीचेस, रिपोर्ट्स वगैरह, एंड आई हैड दैट, इट जस्ट कनेक्टेड समहाउ, मेड सेंस। वहाँ पे मेरा आई थिंक कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ वो तब हुआ जब पॉलिटिकल पार्टी में ही आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ कोर मेंबर ऑफ इलेक्शंस। तो डायरेक्टली आई वाज वर्किंग विद लेवल ऑफ पीपल जो बहुत टाइम से पार्टी में इन्वॉल्व हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इलेक्शन डायरेक्टली मैं 11 वार्ड्स संभाल रहा था, कैंडिडेट से बात करना, उनके कैंपेन मैनेजर से बात करना, उनके फील्ड विजिट पे जाना। तो एक इंसिडेंट बड़ा हंसी का है, तो यहीं नजफगढ़ में आई वेंट फॉर अ फील्ड विजिट, कैंडिडेट वगैरह से मिलने के लिए आई वेंट। तो उन्होंने मेरे को जब पहली बार देखा तो लाइक कि यार नाम से तो हमें लग रहा था पता नहीं क्या पर्सनैलिटी होगी, प्रख्यात नाम है आपका, और आप तो यार एकदम छोटे से हो। मैंने कहा अब सर जैसे हैं, हमारा तो काम से मतलब है भाई, ठीक है, आप नाम से तो कुछ है नहीं, हमारा काम बोल रहा है अभी। तो वो ऐसे इंसिडेंट भी बड़े मज़ेदार थे यार। तो बट आपको जो मिलती रहती है ना अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ मिली मेरे को वो 1-1.5-2 महीने में ना, बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज एबल टू कनेक्ट कि यार ये सब पॉलिसी मेकिंग है, राइट। उसके बाद बहुत लंबा एक गैप आया, फिर से कुछ नहीं समझ आ रहा, अनसर्टेनिटी, कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ नहीं। लिंक्डइन पे यार रिजेक्शंस की तो मतलब लाइन थी मेरे पास। बट इसमें नेटवर्किंग नहीं हुई, लाइक आप इतने नेटवर्किंग करूँ, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क विद द जॉइंट सेक्रेटरी इन द पार्टी, बट पेरेंट्स
उनको मैंने समझाया तो समझे नहीं, बताया तो सुना नहीं, और दे वर लाइक कि आप आगे एजुकेशन परस्यू करो, डू समथिंग स्टेबल। अगेन कुछ गंदा काम करना पड़ता है क्या, मतलब बहुत लाइक ऐसे? गंदा अच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ। देखो ऐसा होता है कि आप गंदा अगर वैसे डिफाइन करो पॉलिटिक्स को, हाँ। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या नहीं है काम? आप बताओ, हम तो है। पागल हो रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए। हाँ। क्या आप बताओ, वहाँ सब ठीक चल रहा है? नहीं, फिर तो गंदा अच्छा है तो कुछ नहीं है भाई। लेकिन मतलब घर वालों ने मतलब घर वाले बस ये थे कि स्टेबल नहीं है, हाँ। दे वर लाइक के पैसे कितने मिलेंगे, और मैं वो अच्छा। नहीं बता सकता, बिकॉज वही बात है कि वो एक पॉलिटिक्स कोई ऐसी जॉब नहीं है कि आप लग गए और 25,000 सैलरी आपकी आई जा रही है, ऐसा नहीं होगा। राइट, आपको घुसना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और जैसे फिल्मों में नहीं होता कि आप अपने ऑडिशन देते रहो, अगर आपकी एक बार पिक्चर चल गई फिर तो आप करोड़ों में कमाओगे। सेम तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा है कि यार आपकी एक बार पिक्चर चल गई, वंस यू आर इलेक्टेड देन तो आपका फ्यूचर पूरा सेफ है, तो फिर तो आपके काम पे डिपेंड करेगा सब कुछ। बट उसके लिए एक बहुत लंबा बात है। और मिडिल क्लास आने आने की वजह से यार वो हमारे लिए बात ऑलमोस्ट बंद ही होता है, हाँ। क्योंकि पॉलिटिक्स में पैसा या फैमिली, ये दो चीज़ें हैं। इफ़ यू हैव अ सरनेम तो आपकी कभी दुकान बंद नहीं होगी, और अगर पैसा है तो आप जब मर्जी आप इलेक्शन लड़ लो यार, वो आप अपनी दुकान बार बार खोल सकते हो। मिडिल क्लास के पास वो स्ट्रेंथ सर नहीं है। वो लिंक्डइन का जैसे आप बोल रहे थे कि लिंक्डइन पे काफ़ी रिजेक्शंस हाँ। मिले, लिंक्डइन का क्या रोल है आपका, मतलब जो पर्सनल ग्रोथ है और जो कनेक्शन बढ़े हैं, उसमें लिंक्डइन का क्या रोल? सो पहले रिजेक्शंस में मैं ये बात बोलूँगा कि मैं आजकल मेरी काफ़ी जब बात होती है लिंक्डइन पे, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रीच आउट टू मी। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि उनकी ना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। उन जैसे फॉर एग्जांपल दे वांट टू पिवट टुवर्ड्स पब्लिक पॉलिसी, दे डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है, कहीं से कोई नैरेटिव मैच नहीं कर रहा, बट दे आर अप्लाइंग फॉर ऑल द टॉप क्लास थिंग्स, कि मैं नीति आयोग में सीधा काम करूँगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई नीति आयोग में वो बंदा भी कर रहा है जो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड लेके बैठा है, वो भी अप्लाई कर रहा है, आपको कंपटीशन वहाँ बहुत हाई है। आप पहले अपना नरेटिव बिल्ड करो। तो मैं इस बात को तो पूरा श्योर था कि भाई मेरे को अप्लाई ही नहीं करना उन जगहों पे जहाँ मेरे को पता है कि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, तो क्यों लेंगे, गैप ईयर अलग है, ठीक है, क्या दिखाऊँ मैं उनको, तो वो अननेसेसरी दिक्कत है। बट तो आई स्टार्टेड अप्लाई टू एनीवेयर, कि भाई ठीक है पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी, इवेंट मैनेजमेंट, मतलब सोचो इवेंट मैनेजमेंट आई एम अप्लाइंग, कि कर दो बस कर दो, अपॉर्चुनिटी में बस घुसना है मेरे को, बाकी मैं संभाल लूँगा। लिंक्डइन रियली हेल्प मी यार। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जब मैंने पिवट करने का सोच लिया तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि यार आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ना वर्ल्ड को, आपकी स्टोरी कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। योर नरेटिव शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। मतलब आप जब मेरा लिंक्डइन अभी चेक करोगे, यू रियलाइज कि यार एक ना स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ सबको, कि देखो यार मैं यहाँ पे था और मुझे नहीं पता था मैं आगे जाके क्या अचीव करूँगा, पर मैं बहुत ऑनेस्ट उस चीज़ को लेके कि मैं यहाँ पे था, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा पहला पोस्ट है, एक एम्बेसडर टू इंडिया है चिले के, उनके साथ मेरा पहला पोस्ट है कि मैं उनसे पहली बार मिला था, एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि यार एम्बेसडर से मिले हम, हाथ मिला रहे हमसे, वाह। ऐसा मैंने पहली बार तब लिखा था, चैट जीपीटी यूज़ किया था अलग बात है, पर डाला कि हाँ चलो ठीक है। उसमें मेरा आई थिंक 930 इंप्रेशन समथिंग थे। कट टू वन ऑफ माई पोस्ट दैट क्रॉस्ड अराउंड 70,000 इंप्रेशंस, राइट। बट ये स्टोरी है यार। एंड अभी जब मैंने ईवाई का पोस्ट डाला ना, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई रिसीव सच सपोर्ट एंड लव फ्रॉम पीपल। बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा था कि यार इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी व्हाट यू हैव अचीव्ड। बट वो ऐसे नहीं होता कि मैं बस सुपरफिशियल बातें कर लूँ। मैंने अपने फेलियर्स खुल के शेयर किए हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी एक एम्बेसडर से मिल रहा हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर मेरी एक नौकरी भी लग रही है तो मेरी उतनी ही बड़ी बात है, राइट। लिंक्डइन जो है वो आपको इतनी हेल्प करता है आपकी एक ऑनेस्ट नरेटिव बनाने के लिए। दूसरा, पीपल विल रीच आउट टू यू यार, दे विल रियलाइज अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमंस। हमें पता चल जाता है, ठीक है, कौन कितना जस्ट शो कर रहा है और कौन कितना सच में पानी में है, राइट। वी रियलाइज इट थ्रू लिंक्डइन। इफ आई हैव टू से, एक टाइम था जब मेरे को ये नहीं पता था कभी जिंदगी में जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अभी 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं था। लिंक्डइन से मेरे को एचआर्स हैव रीच्ड आउट कि वुड यू लाइक टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे वर रेडी टू पे गुड ऑल्सो। अभी जितना है उससे ज़्यादा। तो जस्ट रियलाइज लिंक्डइन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। रिसेंटली, yesterday only I got this award, ISPP Ambassador Award, right?
एंड आई वुड रियली से कि लिंक्डइन वाज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आई रियली यूज्ड टू टेल पीपल अबाउट आईएसपीपी और सच इंस्टीट्यूशन, राइट? तो वो भी है। तो लिंक्डइन बहुत पावरफुल है यार, उसको सही लेकिन यूज़ करो अगर हाँ, सही कैसे यूज़ करते हैं तो मतलब? यार उसमें आपका वही जैसे मैंने बोला, ऑनेस्टी रखो, बहुत ज़बरदस्त ऑनेस्टी रखो। आप ज़बरदस्ती कुछ ऐसा मत बनो कि आपको सब पता है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऑनेस्टली आप सामने रख दो। हम्म, इफ समबडी इज एबल टू रेजोनेट इट, वेल एंड गुड, यू विल बी मोर देन हैप्पी। यू विल गेट टेक्स्ट, आपको रीच आउट करेंगे लोग, बताएंगे कि यार मेरे साथ भी हुआ है, राइट? अच्छा, बाकी आप, मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती ना किसी पे ओपिनियन मत थोपो यार। लिंक्डइन में मैं काफ़ी बार पढ़ता हूँ, पीपल ट्राई टू से कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। डोंट डू दैट। जो कंटेंट आप लिख रहे हो, मेक श्योर पहला ऑनेस्ट हो, दूसरा वो यूजफुल हो। उसमें कुछ दो लाइनें भी हों अगर ऐसी कि अगला बंदा याद करके जा रहा है, तो वो काफ़ी है। ज़बरदस्ती उसको एक सुपरफिशियल मत बनाओ। बाकी खुद से रीच आउट करो। तो जैसे ये होता है कि कनेक्शंस कैसे बिल्ड हो गए, तो मैं प्रोफाइल्स देखता रहता हूँ लिंक्डइन पे, ठीक है? मैम जो मेरे को लगता है कि यार ये लोग हैं जिन पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, मैं करना चाहता हूँ, मैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ। इसमें मतलब कोई ईगो वगैरह कुछ नहीं है भाई। तो आई तो डू दैट एंड उससे बहुत अच्छे कनेक्शन बनते हैं मेरे। तो लिंक्डइन को आप ऐसे यूज करो काम honestly। काम से मतलब? काम से लेंगे, हाँ। बी वेरी स्पेसिफिक है, लिंक्डइन इज नॉट इंस्टाग्राम प्लीज। उसको कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप मत बनाओ। वेरी प्रोफेशनल एंड पीपल हु स्पेंड टाइम ऑन लिंक्डइन, वो सच में अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के आते हैं एंड दे रियली वांट सम गुड कंटेंट। तो उसको उसी तरीके से आप रख के ध्यान में कंटेंट सर मैंने देखा है आप काफ़ी पोएम्स वगैरह भी लिखते हो लिंक्डइन पे, या और लिंक्डइन पे मतलब रिसेंटली देखा था मैंने। सर का लिंक्डइन हम लोग वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देंगे ताकि आप मतलब एक्सेस कर सको। थैंक यू। सर कोई पोएम वगैरह जो आप अभी रिसाइट करना चाहो? तो यार मैं फ़ोन यूज़ करूँगा, मेरे को याद नहीं है, ठीक है? एक बात है जो हमेशा से मैं करना चाहता हूँ कि यार सिविल सर्विसेज में ना, यूपीएससी में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो एस्पिरेंट्स की ना एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि असफलता से ज़्यादा अपेक्षाएं डरा रही हैं, राइट? सो फेलियर से ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन डराती है, दैट इज़ द रियलिटी। एंड वो जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ है ना यार, वो धीरे धीरे कब गिल्ट में बदल जाता है वो नहीं पता चलता हमें। पहले साल में हम कहते हैं ठीक है पापा मम्मी को कि पैसे भेज दो, पैसे भेज दो। वो अगले साल ना धीरे धीरे वो आवाज़ थोड़ी नम हो जाती है कि पैसे भेज दो। And जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते हैं वो गिल्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यार ऐसा लगता है कि हमने यार कोई पाप ही कर दिया है कि हमने अपने पेरेंट्स, बाकी देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं यार, कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं। एंड उनकी यही तो एक खुशी थी, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे साथ एक हुआ था इंसिडेंट। एक दिन है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था एंड वो मेरे से बार बार कह रहे थे कि बेटा तो ठीक है, क्या हुआ है, ऊपर देख क्या हुआ है। मैं ऐसे बस सर झुका के बैठा हुआ हूँ कि ठीक है कुछ नहीं बोलना। वो बार बार कह रहे बेटा क्या हुआ, क्या हुआ है। एक ये भी बात है कि यार एस्पिरेंट से पूछ लिया करो कि वो कैसे हैं और क्या हुआ है। वो नहीं बता पाते हैं, बट एक बार पूछोगे तो आई थिंक दे विल जस्ट ओपन अप, दे आर ईगर टू शेयर। तो जब ये बात पूछी तो मैं सर ही नहीं उठा पाया यार। मैं ड्राउन्ड इन गिल्ट कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू गिव देम द रियल हैप्पीनेस। तो उस टाइम मैंने ये लिखा था कि क्यों नजरें नहीं मिला पाया ना, जिन आंखों को इज्जत से चमकाना था, हर मुकाम को हासिल कर जाना था, हार कर झुक गई जो फिर से नहीं उठा पाया ना, क्यों नजरें नहीं मिला पाया ना। जिन आंखों में सपनों की आग थी, कुछ कर गुजरने की प्यास थी, आज भीग रही हैं सिसक कर, नाकामी ने फिर से रुलाया ना, क्यों नजरें नहीं मिला पाया ना। मंजर चाहे जो भी हो, हंसकर आगे बढ़ना था, अकेलेपन के हर जख्म को अपने ही साथ से भरना था, खुद को बनाने की कोशिश में पूरा टूट के आया ना, क्यों नजरें नहीं मिला पाया ना। अब सांसें ही हैं देने को, खुशी तो शायद दे ना सका, आंसू बनकर टपक गया मैं नदी जैसा बह ना सका। मैं ठीक हूँ माँ, सब ठीक है पापा, फिर से झूठ बताया ना, क्यों नजरें नहीं मिला पाया ना। मुझे लगता है ये सब एस्पिरेंट्स के यही मतलब जिनके होते हैं ना, यही बोलना चाहते क्रक्स में जो हाँ, क्रक्स फेल हुआ एस्पिरेंट्स हैं उनका। आई स्टिल गॉट गूज़बम्प्स। ये वो यार वो फेज, दैट फेज इज नॉट गुड। मतलब आई से के मतलब पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स फ्रेंड्स जो भी देख रहे हैं जहाँ तक भी पहुँचे ये, यार बात करो यार उन लोगों से जो
बहुत इज्जत से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एस्पिरेंट भी दो टाइप के हैं आज की Right. डेट में। तो एक है जो सोशल मीडिया के लिए यूपीएससी कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए यूपीएससी कर रहे हैं, और एक है जो सच में जेन्युइनली अपने लिए और अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के लिए कर रहे हैं। वो पहला अटेम्प्ट अपने लिए दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट अपने लिए दे रहे हैं, तीसरा अटेम्प्ट शायद देश के लिए दे रहे हैं, चौथा अटेम्प्ट यार वो इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं कि यार पापा यार, हाँ मम्मी यार, फैमिली यार, राइट। वो हिम्मत बांध ही आप लोगों ने रखी है, आपकी एक्सपेक्टेशन। तो उन पे थोड़ा सा ना, जस्ट नॉट बी टू हार्श ऑन देम, सिट विद देम, टॉक टू देम, एक बार हाथ रख के बोल दो यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, ये बोल दो, तो इट रियली वर्क्स। सर इससे एक और चीज़, मतलब आपने जैसे पूरा क्रक्स तो रख ही दिया उसके थ्रू, लेकिन मेंटल प्रेशर बहुत बर्न हो जाता है। मतलब काफ़ी यूपीएससी में इतना सुसाइड्स का तो नहीं है केस, लेकिन वो मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। काफ़ी लोग मतलब ड्रग्स वगैरह भी यूज़ करने लगते हैं, मतलब इंटॉक्सिकेंट्स भी यूज़ करने लगते हैं, लेकिन दूसरे जो एनजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसको कैसे टैकल करना चाहिए? यार टू बी ऑनेस्ट अगेन, कैसे टैकल करना चाहिए आई डोंट नो, बिकॉज ये पहली बार मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ इस बारे में कि लास्ट 1.5 ईयर अगर मेरा लिंक्डइन देखोगे तो यू रियलाइज के सब सही चल रहा है, अचीवमेंट, वाह वाह वाह। मैं एटलीस्ट 3 थेरेपिस्ट को दिखा चुका हूँ अभी तक, और इमोशनली और मेंटली आई एम नॉट फाइन। हिम्मत इतनी है कि मैं पब्लिकली इसको मानता हूँ। इफ समबडी आस्क मी हाउ आर यू डूइंग, इफ आई एम नॉट डूइंग फाइन, आई जस्ट नहीं भाई, दैट नहीं हो रहा ठीक। तो यार वो कैसे ठीक होगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जब मेरे काम को लेके कहीं प्रेज मिली थी, तो वो टूटा हुआ कॉन्फिडेंस जो था कि वी आर गुड फॉर नथिंग, वो थोड़ा जुड़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे आप मेहनत करने जाते हो, जैसे जैसे आप कहीं ना कहीं काम करते हो, तो भले ही वो छोटा हो बड़ा हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ यू जस्ट स्टार्ट टू फील प्रोडक्टिव, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन मैं किसी के बारे में नहीं बात कर सकता हूँ यार, किसी का लेवल ऑफ प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं, बट हाँ प्लीज़ सीक हेल्प, दीज ऑल थिंग्स आर रियल। मैं खुद का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं एंजाइटी के चीज़ में ही बिलीव नहीं करता था कि एंजाइटी होती ही नहीं है, राइट। एंड मैं सोचता था कि इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल तो आपको एंजाइटी होगी, बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल कभी एंजाइटी नहीं हो सकती, मतलब ऐसी ही बात है। बट यार ये मतलब मैं थर्ड अटेम्प्ट मैंने जो दिया है वो मैंने मतलब कैसे दिया है, बहुत सारी मेडिकेशंस ले लेके, और बहुत घबराहट होती है, और वो क्या है ना कि वो चीज़ अभी भी जा नहीं रही है यार। इफ़ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, पब्लिकली बोलना होता है, तो चाहे ये पॉडकास्ट हो या कभी भी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली हो, मैं उतना ही नर्वस होता हूँ, उतनी एनजाइटी होती है। बस ये है कि अब थोड़ा ऐसा हो गया कि हाँ यार मेरे पास बताने के लिए कहानी है, तो उससे एनजाइटी मेरी थोड़ी कवर हो जाती है कि नहीं यार मेरे पास बताने के लिए कहानी है। तो यार आप, मुझे फिर से वही लगता है कि आप एक कहानी डेवलप करो, यू जस्ट स्टार्ट फील गेट स्टार्ट वर्किंग समवेयर, थोड़ा भी प्रोडक्टिव फील करोगे ना तो आपको अपने आप ही चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। दिस इज़ माई टेक, उससे ज़्यादा भाई मेरे को सॉल्यूशंस नहीं पता इन चीज़ों के। ये यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपने कहा कि दिस इज़ द ओनली थिंग कि अब हम जब बात कर रहे थे कि मैं अचीव कर सकता यूपीएससी का, अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसी फील्ड में क्यों रहना। लाइक हमारा प्लान बी जो होता है उसी फील्ड में, लाइक बहुत लोग हमें सजेशन करते हैं कि यूपीएससी नहीं हुई तो स्टेट कर ले, आरबीआई कर ले या सीएपीएफ कर ले। मैं बोल रहा हूँ तो वही तो वो सेम ही है, लाइक अलग अलग चीज़ें नहीं है, सेम ही है, बस हमें थोड़ा इधर उधर का करना पड़ता है, फिर भी हमें वो फेलियर ही तो दिखाता है बाद में। तो इसमें क्या बोलना है आपको? यार हो भी सकता है कि वहाँ सक्सेस हो जाए, काफ़ी लोग का होता है कि यूपीएससी नहीं होता तो स्टेट पीएससी हो जाता है, कोई और एग्जाम निकल जाता है, बट वो आपको ना बहुत क्लियर रहना है कि दीज एग्जामिनेशंस कैन नॉट बी योर प्लान बी, राइट। प्लान बी आपका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर जैसे मैं पब्लिक पॉलिसी से पढ़ने गया तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मेरे को अब अटेम्प्ट नहीं देने। हाँ जैसे काफ़ी लोग आज की डेट में जब क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हम पब्लिक पॉलिसी अगर पढ़ रहे हैं तो क्या हम यूपीएससी प्रिपरेशन साथ साथ कर लें, हाँ या हमें कोई फ़ायदा होगा, बिकॉज आप कह रहे हो पॉलिटी वगैरह उसमें काम आ रही है। तो मैं बोलूँगा यार आप उस माइंडसेट से मत जाओ, क्योंकि जब आपने ऑनेस्टली प्लान ए में अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी दे दिया है ना, और अगर वहाँ पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप प्लान बी में भी वही गलती क्यों कर रहे हो, राइट।
आप प्लान ए को मत घसीटो उसमें, प्लान बी प्रॉपर अपना आइसोलेशन में बनाओ, इससे आपके प्लान ए का अभी कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक पॉलिसी एक फील्ड मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि जो मैंने पढ़ाई करी वो मेरे यहाँ काम आ रही है। दैट्स अब मैं अचानक से डॉक्टर तो नहीं बन पाऊंगा यार, या आईटी में तो नहीं चला जाऊंगा, तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो ये चीज़ें स्ट्रेंथ कौन सी फील्ड में मेरी, तो आई फाउंड पब्लिक पॉलिसी जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, जोग्राफी, आईआर, ये स्ट्रेंथ है यहाँ पे। दैट इज़ व्हाई आई वेंट इनटू इट। बट इसमें आप बहुत सारे, आपने कहा कि एमएलए या ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप डील करते हो। हमारा एक खुद का सपना था कि मैं एक ब्यूरोक्रेट बनूं, हम डेली उसको देख रहे, लाइक उस एंड पे नहीं है, हम एक लाइक दूसरे एंड पे। तो हाउ, लाइक आप कैसे डील कर सकते यार जैसे मैं फिर से बोलता हूँ कि यूपीएससी सीएससी का जो सपना है ना यार, अधूरा सपना मैं बोलता हूँ, वो हॉन्ट करता है, वो नहीं जाएगा अभी। तो वही कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर से वो रीजन, लाइक डेली आप देख रहे हो? नहीं यार नहीं, देखो इसमें ना मतलब मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है वो यही है कि आपकी सेटिस्फैक्शन आप कहाँ अटैच कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें ना आईएएस ही बनना है, मेरे को नहीं लगता कि और कुछ लाइफ में मैं कर पाऊंगा, मैं खुश रहूंगा। ये है आपका सबसे बड़ा गलत कदम। आप अपनी खुशी जो है, आप प्रोबेबिलिटी देखो कहाँ पे आप अटैच कर रहे हो। सिविल सर्विसेज जिसकी खुद की एक प्रोबेबिलिटी है 1% से कम बच्चे पास कर रहे हैं, ठीक है। आईएएस कितने बन रहे हैं? पॉइंट्स में, पॉइंट। ठीक है। अब आप ये सोचो कि आप, और उसमें भी चलो ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ है? लोगों की हेल्प करनी है डायरेक्टली ना, मेरे को लोगों से मिलूं, डायरेक्टली बात करनी है, मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पर ये जो सेटिस्फेक्शन है ये आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप एसडीएम या डीएम हो, जब आप ग्राउंड पोस्टिंग पे हो, फील्ड पोस्टिंग पे हो, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स पे हो। सेक्रेटेरिएट में अगर आप बैठे हो तो वहाँ आप कहाँ पब्लिक डीलिंग कर रहे हो? तो आप ये चीज़ देखो ना कि आप अपनी ज़िंदगी की सेटिस्फेक्शन आप कितनी ज़्यादा माइन्यूट चीज़ पे लगा के रखे हो। ये सबसे बड़ी गलती है। तो आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आपको कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। तो मैं जब निकला सिविल सर्विसेज से तो एक चीज़ का मेरा क्लियरिटी थी कि मैं गवर्नमेंट के आसपास इसीलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी सेटिस्फेक्शन है, एंड नॉट जस्ट लाल बत्ती एंड नॉट जस्ट पब्लिक डीलिंग। मेरी सेटिस्फेक्शन है कि अगर मैं मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ और वहाँ बैठ के अगर बिहार के किसी यूएलबी में मैं एक किसी कमिश्नर का या किसी का भी एक ग्रीवेंस रिड्रेस कर पा रहा हूँ, सो आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग माई वे, राइट। जो मेरा ओवरऑल गोल है, हमारा ओवरऑल गोल क्या है एस्पिरेंट्स का? नेशन बिल्डिंग ना, नेशन बिल्डिंग ही है भाई। अगर मैं बोलूँ कि पब्लिक पॉलिसी में क्यों एस्पिरेंट्स को आना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर है भाई वो चीज़, वी आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट दैट थिंग। तो अगर मैं वो चीज़ कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि यार मैंने अपने हिसाब से काम किया, मैं एक इंटर्न हूँ, उस हिसाब से अगर इफ आई एम एबल टू डू दैट, जिसकी वजह से शायद कल किसी को काफ़ी फ़ायदा हो, आई हैव डन माई पार्ट, दैट इज़ माई सेटिस्फेक्शन। मेरा गोल हमेशा से एक ही रहा यार, पब्लिक सर्विस, चाहे वो ऐसे जाऊँ वैसे जाऊँ कैसे भी जाऊँ, और ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ सबको। सर ये जो एक्सेप्टेंस आती है ना कि हाँ यूपीएससी छोड़ के मैं दूसरी चीज़ करूँगा, अब ये एक्सेप्टेंस खुद में बहुत मुश्किल होता है, ये ट्रूथ मतलब मानना। ये तो एक चीज़ है, खुद मान लिया, पेरेंट्स को बताना कि मैं अब नहीं करना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है कि हाँ अब मैं यूपीएससी छोड़ना चाह रहा हूँ। ये आपने कैसे किया सर? यार पेरेंट्स की बात ठीक है, ओके। यार देखो मैं मुश्किल होता है। हाँ यार, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको खुद में डेवलप करनी पड़ेगी कि पेरेंट्स के ना इंटेंशन कभी गलत नहीं है, पर हो सकता है कि कभी कभी उनकी एडवाइजेस गलत हों, ठीक है। और ये चीज़ ना आप बिल्कुल एक्सेप्ट करके चलिए, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। आज की डेट में जो कंपटीशन है, आज की डेट में जो प्रेशर है, आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, टू बी वेरी फ्रैंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डू नॉट नो, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी अगर मैं अपने पेरेंट्स के बोलने पे कुछ कर रहा था तो पब्लिक पॉलिसी कभी नहीं जाता मैं, ठीक है। वो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे गया हूँ मैं, बस उनका एक ट्रस्ट है कि हाँ इफ़ ही इज़ चूजिंग समथिंग तो आई गेस कुछ कर ही लेगा टाइप। और फिर आपका एक ट्रस्ट ये होना चाहिए कि अगर मैं इसमें जा रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा टाइप, ठीक है। बाकी पेरेंट्स को यार समझाना बहुत मुश्किल है। मैं अगर सच बोलूँ तो जब मैंने प्रिपरेशन ड्रॉप करने का सोचा था तो मैंने एसएससी कोचिंग शुरू की थी यार, क्योंकि पेरेंट्स
हाँ ये नहीं है एसएससी कर लो, यूपीएससी नहीं तो एसएससी कर लो, वही एक्सटेंशन क्योंकि क्या बोलते हैं सोसाइटी में कि इतना पढ़ा है तो एसएससी का तो हो ही जाएगा। बिल्कुल नहीं होता भाई, एसएससी बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, मतलब अलग पेपर है, एक उसका पैटर्न ही अलग है हम्म उसका यूपीएससी से। अब यूपीएससी में जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन होगा कि अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये क्या कहते हैं, यूनिटी बना है हम्म तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम्म उसको यूनिटी क्यों बोल रहे हैं आप। पर इस एसएससी पूछेगा उसकी हाइट क्या है, फैक्चुअल कितना स्टील है, कहाँ है, क्या लेना देना है यार दोनों पेपर का, कुछ लेना देना नहीं है। सेम गोज विद ऑल दी अदर पेपर्स, आरबीआई ग्रेड भी बिल्कुल ही अलग है, राइट। तो ये आपको पहले तो ये समझना है। तो आपके पेरेंट्स अगर ये एडवाइस कर रहे हैं, थोड़ा सा यार ये सोचो कि क्या उनको सच में पता है कि क्या चल रहा है, उनको सिलेबस पता भी है। आंसर इज नो। तो वहाँ थोड़ी रैशनैलिटी लेकर आओ आप। फिर यार फिर मैंने ग्रेड सी ग्रेड डी सबके फॉर्म भरे। आई थिंक मेरा ब्रेकआउट वहाँ हुआ जहाँ पे एक अगर ऐसी डिस्कशन हो रही थी पेरेंट्स के साथ, एंड उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि ग्रेड सी के फॉर्म निकले, मल्टी टास्किंग स्टाफ, एसएससी के आई गेस होता। तो यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक उस टाइम पे मैं ये सुनना चाह रहा था कि बेटा छोड़ यार, ये सब थोड़ी करेंगे। मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनीथिंग, बट वही बात है कि सिविल सर्विसेज, आईएएस, एंड देन आई नो माई कैलिबर यार, कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। और ये जॉब्स मैंने कभी सोची नहीं मैं करूँगा, या मैं एसएससी में जाऊँगा या ये मिनिस्ट्रीज में बैठूंगा। नहीं भाई, मेरा फोटे ही अलग है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहा हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो उन्होंने बोला कि नहीं भर दो, सब भर दो, जो मिल रहा है भर दो बेटा, एक बार घुस जाओ सिस्टम में। तो वहाँ ना यार वो थॉट प्रोसेस वो आया कि यार आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज मेयरली अ जॉब, बट फॉर एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस इज नॉट जस्ट अबाउट अ जॉब, इट्स नॉट। ये हमारे इमोशंस है यार, हमने बहुत कुछ झेला है जस्ट टू सी आवरसेल्व्स एट अ लेवल, राइट। और उसके नीचे हम सेटल उसके नीचे होना भी नहीं चाहिए यार। नहीं, बहुत सारे लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, 2-4 साल हो जाते, फिर आईएएस से लेके फिर आईपीएस पे, फिर आरबीआई ग्रेड भी पे आते, फिर पटवारी पे भी कभी लाइक वो भी लाइक घर के प्रेशर में देने घर के लगते प्रेशर में, या हो सकता है यार, देखो किसी किसी का क्या होता है यार। देखो मैं फिर से बोलूँगा कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं सब कुछ छोड़ के एक अलग चीज़ परस्यू कर लूँ, एक ऐसी एज पे आके मैं दोबारा से मतलब रीस्टार्ट कर लूँ। ये मेरा प्रिविलेज है भाई, फाइनेंशियली प्रिविलेज है मेरा, सोसाइटी का प्रिविलेज है, कुछ भी बोल लो, प्रिविलेज है ये। नॉट एवरीबडी हैज़ दैट यार, ये भी हमें समझनी पड़ेगी बात। जो लोग लगे हुए हैं ना सालों से, उनके पास वो प्रिविलेज ही नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें फिर वो एक पम्प मोटिवेशन वाला आता है कि नहीं मतलब करते रहो, कितने भी आइटम वो मोटिवेशन नहीं मिल सकता ना यार, जो इंस्टा लाइक सोशल मीडिया पे चलता है या बहुत सारे। फिर से मैं बोलूँगा यार, देखो किसी किसी का मेरे को ऐसा लगता है, जैसे ना बहुत लोग जब मेरे से पूछते हैं सिविल्स की प्रिपरेशन का, तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि आप पहले बताओ आप क्यों करना चाह रहे हो, व्हाट इज़ योर वाई। किसी किसी का मैंने देखा यार वो वाई फैक्टर बहुत अच्छा होता है यार, दे रियली रियली हैव दैट, मतलब वो इतना स्ट्रांग होता है कि उनको जैसे बहुत स्टोरीज हैं यार कि किसी की पर्सनल कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि वो छप गया दिमाग में, उनको शांति मिलेगी ही नहीं अब। तो फिर वो देते रहते हैं यार अटेम्प्ट, 3, 4, 5, 6 अगर आप कैटेगरी में तो उससे भी ज़्यादा, एंड वो निकाल भी लेते हैं यार। तो वी हैव सम स्टोरीज ऐसी भी, बट वही बात है कि ये माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है, दिक्कत बस ये है। तो वो होप रखना अच्छी बात है, बट अगर आपके पास थोड़ा भी लगता है कि यू आर नॉट मेड फॉर दिस और यू कैन डू समथिंग बेटर आउट ऑफ दिस, तो जस्ट कम आउट, स्टेप आउट एंड डू समथिंग एल्स। बट आपने एक लाइक बहुत बेस्ट डिसीजन लिया कि 3 अटेम्प्ट्स दिए और लाइक अब मेरा हो गया। बहुत लोग है ना एग्जिट ले ही नहीं पाते, लाइक उनको आप क्या बताओगे भाई अब ठीक है ले। बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ये मैंने ऐसे कोई डिसीजन लिया कि 3 अटेम्प्ट हो गए बस, ना भाई ना। मेरा पूरा प्लान था कि मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, वहाँ भी मैं अटेम्प्ट ही दूंगा। अच्छा, क्योंकि सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग हो रहा है मेरा, तो अटेम्प्ट ही देना है मेरे को, और क्या करने का है, ये मेरा प्लान था। एंड मतलब पता नहीं, माई पेरेंट्स वर सीरियस बट आई टॉक अबाउट दिस एज अ जोक। मेरे पेरेंट्स जब, सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन व्हेन आई वाज 20, सो दे वर लाइक के भाई 28 तक तो सोचो ही ना मत कुछ, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अच्छा, ठीक है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। आपको आप प्रिपरेशन करो बस, आपको ड्रॉप लेना है ड्रॉप लो, बट आप प्रिपरेशन करो। 28 ईयर्स तक सोचो, जस्ट इमेजिन। बट ऐसा है ही नहीं, ठीक है। वो एक सर्टेन एज के बाद एक आपकी खुद की रियलाइजेशन भी आती है, एंड पेरेंट्स को भी थोड़ा लगता है कि यार क्या यही पे जैसे पेरेंट्स ने 28 का द मोमेंट यू हिट 28, उसके बाद पेरेंट्स 28 तो छोड़ दो भाई, 25। हाँ
25 फिर हिट होने पता का चल मतलब ये है कि फिर पता चलता है ना लड़का क्या होता है, लाइक वो पता चल गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आई थिंक यार यूपीएससी प्रिपरेशन में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमें सोशल आइडेंटिटी खो देते हैं अपनी। लोग बोलते हैं कि यार ये प्रिपरेशन रहते हैं, आइसोलेशन में क्यों रहते हैं? दिक्कत ये है कि तुम जीने कहाँ देते हो अगर बाहर निकले हो। हर वक्त वही सवाल होता है, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे साथ पर्सनल इंसिडेंट है। तो एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, तो ही डिड इज दिस डेंटल की पढ़ाई करी उन्होंने, ठीक है। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, ही न्यू मी, तब बात हुई थी हमारी। अभी रिसेंटली जब हम मिले थे, बिफोर आई गॉट इनटू पब्लिक पॉलिसी एंड ऑल, तो मैं टेस्ट से ड्रॉप करके आया था। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो यार, तो मैंने बोला बस अटेम्प्ट दिया था। हमारा खत्म नहीं हुआ अभी तक, मेरी तो डिग्री खत्म हो गई। अब आप बताओ इसका क्या जवाब दिया जाए? कोई एम्पैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कुछ है ही नहीं। यार जो आप करके आए हो बहुत अलग है, जो मैं कर रहा हूँ बहुत अलग है। इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है भाई, सबको ना रिजल्ट चाहिए। और अगर मेरा पेपर निकल जाए ना, वही बंदा आएगा ढोल बजाता हुआ, ये भी सच है। वही बंदा आएगा, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो। यही रहता है ना सर कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप ना हो सक्सेसफुल, इसलिए वो वेट करते हैं कि जैसे ही नहीं होता फिर टॉन्ट देना स्टार्ट यार करते हैं। काफ़ी नहीं, मैं बोलूँगा जैसे मैं ये बात बोलता भी हूँ काफ़ी लोगों को हमेशा, कि 100% में से ना आप जिसको बताओगे कि आपको तकलीफ है ना, तो 90% खुश होएगा हाँ। कि आपको तकलीफ है। हम्म। उसके बाद 9% होगा शायद समझाने की कोशिश करेगा, कंसोल करेगा। 1% होगा उसे जेन्युइनली फ़र्क पड़ता है। वो माँ बाप। हाँ माँ बाप तो है ही, बट हर केस में वो भी नहीं है यार, ये याद रखना आप। काफ़ी केस मैंने देखे हैं यार, माँ बाप ही मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, बहुत प्रेशर डाल रखा है। तो माँ बाप हो, आपके फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है, बट वो 1% है जिसको जेन्युइनली फ़र्क पड़ता है कि आप परेशान हो, वरना लोग मज़े ले रहे हैं। वैसे इन लोगों जो लोग होते हैं अपने नेबर्स, सोसाइटी, इनसे कैसे डील करते हैं? तो क्यों करना है, नहीं मैं बात ही नहीं हमेशा आके, करता। नहीं हमेशा आके क्या हो गया, क्या चल रहा भाई है? ठीक है, देखो यार आपको ना लाइफ में इग्नोर करना पड़ेगा, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और मेरे को लगता है सिविल सर्विसेज के बाद ना ये बात आपके अंदर अपने आप आ जाती है, आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना यार, आप किस किस को समझाओगे और क्यों समझाओगे आप? फिर से ये दिक्कत है कि ये पेरेंट्स को बात समझनी चाहिए कि जो एस्पिरेंट्स है, स्पेसिफिकली आई एम सेइंग, और नॉर्मली भी होगा ये बात, बाकी बच्चों के लिए भी है ये, कि यार हम लोगों को ना किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, और सिर्फ माँ बाप से फ़र्क पड़ता है। आप ज़िंदगी में एवरेज चढ़कर आ जाओ, अगर अगर माँ बाप ने एक्नॉलेज नहीं की ना वो बात, तो पानी बराबर है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फैक्ट है। तो आपकी सोसाइटी क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, चिल मैन, रिलैक्स, ठीक है, कोई नहीं, क्या कौन हो तुम भाई, क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे एक पेरेंट्स रिलेटेड ही अब लाइक मेरा सवाल है, लाइक आईआईटी की जो एग्ज़ाम थी, आईआईटी के एग्ज़ाम उसमें बहुत यंग में स्टार्ट करने मतलब कर रहे थे बच्चे, और ये पेरेंट्स रहे हैं, फोर्स कर, हाँ। लेकिन ये ट्रेंड जो है यूपीएससी में भी आ रहा है अब, लाइक कि बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं आजकल यूपीएससी? यार पुश मैं बताऊं, पेरेंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो इसको इतना रोमांटिसाइज कर दिया है ना, कि भाई गाड़ी से सब उतर रहे हैं। और फिर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो आजकल वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं, कि रेड करने जा रहे हैं पूरे कैमरे लेके, और रेड पूरी आपके यूट्यूब पे पड़ी है। ये कैसी रेड है यार? ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत गलत इंप्रेशन पड़ रहा है चीज़ों का। उसमें क्या है कि आप सिर्फ पॉजिटिव 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 दिखा रहे हो, आप दिखा ही नहीं रहे हो कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है यार। आप वो बात ही नहीं कर रहे हो उस बारे में। फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 क्लियर्ड, अरे पीछे की कहानी क्या है उसकी, कब से प्रिपेयर कर रहे हो, पूरा फैमिली लगे हुआ है, पूरा इकोसिस्टम लगा उसके पीछे, उसकी मॉम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मेंटर अच्छे मिले होंगे, गाइडेंस अच्छी मिली है, कोचिंग 3-4 बार करी आएगी, मतलब आई हैव हर्ड दिस। बट ये सच्चाई है ना चीज़ों की यार। बट आपने क्या दिखाया हर जगह, फर्स्ट अटेम्प्ट, 21 साल 22 साल फर्स्ट अटेम्प्ट, तो रियलिटी कहाँ है भाई? इसकी वजह से जो आज की स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में। कॉलेज स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ यार, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूपीएससी करना है, 3 साल का प्लान बता दूँ, 2 साल का प्लान बता दूँ, आप क्या प्लान बताते हैं? मैं बोलता हूँ कि भाई पहले तो बताओ आपको क्यों करना है, पहले वो समझो तो आपको क्यों करना है। फिर मैं बोलता हूँ कि आप पहले सर्विस समझो। आपको आईएएस बनने जैसे मैंने बताया था, एक जैसे कभी बात हुई कि मेरे को फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स के लिए कुछ करना है, आई रियली फील फॉर इट, आई कम फ्रॉम दैट कम्युनिटी, ट्राइबल्स के लिए बहुत कुछ करना है। फिर बोलता आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है, तो यार वो आईएएस आईएफएस आईपीएस,
अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका IAS नहीं हुआ, IFS में हो गया, आप क्या कर रहे हो ट्रैवल के लिए? आपका वाई तो है ही नहीं। आप बताओ ना, हाँ, है ही नहीं। तो आपका वाई उतना स्ट्रांग ही नहीं है, जो फॉरेन में ट्राइबल्स हो गए शायद उनके लिए काम करेगा। उनके लिए आपको मौका तभी मिलेगा भाई। सर जैसे अभी आपने टीना डबी का एग्जांपल लिया, तो जैसे वो पॉजिटिव एग्जांपल है कि हाँ कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, वैसे ही उसी का एक पोलैरिटी में नेगेटिव एग्जांपल भी आ रहा है आजकल कि डिसेबिलिटी या दूसरे दूसरे जो रिजर्वेशंस हैं उनका यूज़ करके यूपीएससी का पूरा जो प्रोसेस है उसे बाईपास करके सर्विसेज में आना। तो इसको तो कोचिंग इंडस्ट्री कभी मतलब वो पॉपुलराइज करेगी नहीं कि ऐसा एग्जांपल दे के दूर भगाए जो बच्चे मतलब नहीं आना चाहिए उन्हें। तो ऐसा कैसे करें कि मतलब इनको ये भी पॉपुलराइज करें कि हाँ ये कुछ नेगेटिव साइड्स है यूपीएससी की, और जो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो तो मत आओ ऐसी जगह पे। यार, ये जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, इस पर मेरा टेक ये है कि अगेन ये कुछ छोटी मोटी कहानियाँ हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हुई हैं, सिस्टम से हुई हैं, लूप होल्स। और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो टूटा है, एब्सोल्युटली टूटा है। चाहे वो फॉर्मर एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट वैसे हमेशा एस्पिरेंट ही रहता है। वो ट्रस्ट टूटा है क्योंकि हमें ना कुछ होना हो, यूपीएससी में भरोसा था, राइट। बट मैं फिर भी ये बोलूँगा कि उसकी वजह से इस पूरे पेपर की सैंटिटी एकदम से क्वेश्चन मार्क में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि यार हर साल आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत हार्श रियलिटीज़ देखी लाइफ की, एंड उन्होंने अचीव किया है यार। उन्होंने सिर्फ अपने लिए अचीव नहीं किया, अपनी पूरी कम्युनिटी, अपने गांव, मतलब पुश्ते या कुछ भी जैसे बोल लो। तो ये भी है। तो मेरे लिए ना यार वो स्टोरीज हमेशा ऊपर रहेंगी। एक दो जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, लेट इट बी, ठीक है। उससे वो पूरा सिस्टम मेरे ख्याल से इतना इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। आपका ट्रस्ट हिलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और पूरा खुद पे कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही रखो यार चीज़ों पे, क्योंकि अगर आपने इस पेपर पे कॉन्फिडेंस खो दिया ना तो आप फिर कर ही नहीं पाओगे। सीधी सिंपल बात है। मेरा एक लाइक लास्ट सवाल है, जो पब्लिक पॉलिसी है इसका फ्यूचर, लाइक इस डोमेन का फ्यूचर क्या देखते हैं इंडिया में, इस डोमेन का जो फ्यूचर है? सो एज ए सेट के यार, अगर आपको किसी भी चीज़ का ना देखना, फ्यूचर समझना होता है, आपको ये देखना होता है कि क्या ये सच में इंडिया में बूम करेगा कि नहीं, या कर रहा है या नहीं। ऑलवेज फॉलो कि जो गवर्नमेंट है और एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉलेजेस पहले इतने ज़्यादा तो नहीं थे, जब से वो बूम आया अब हर जगह पे आपको आईटी के कॉलेज मिल जाएंगे, है ना। सेम विद पब्लिक पॉलिसी। शुरू में 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं थे भाई, इंस्टीट्यूशन नहीं थे, पर आज आईआईटीज़ वगैरह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ा एक बूम, एक डिमांड आ रही है, और अच्छे खासे ट्रेंड लोगों की आ रही है। तो पीपल, इंडस्ट्रीज आर ओपनिंग अप। कॉर्पोरेट अफेयर्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें पहले मेरे हिसाब से लॉयर्स या एमबीएज, ये सारे लोग, इन बैकग्राउंड के लोग काम करते थे। आज की डेट में अगर आप देखोगे ओपनिंग्स में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी भी मांगी जाती है। दे आर आस्किंग फॉर इट। क्यों? मैं जैसे एमबीए और somebody coming from a public policy background, इसमें डिफरेंस जो मेरे को समझ आता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो ये है कि पीपल इन मैनेजमेंट आर ट्रेन टू टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, राइट। पीपल इन पब्लिक पॉलिसी आर ट्रेन टू टॉक अबाउट पब्लिक, कि प्रॉफिट भी एक चीज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ समथिंग इज अ थिंग, बट हमारे लिए ना वो इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न, जो बड़ा रेट ऑफ रिटर्न है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने हाईवे बनाया, उसका फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न कुछ होगा कि मैंने इतना पैसा डाला, टोल लिया, वो फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न। अब उसका इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि भाई उस हाईवे की वजह से आसपास मार्केट आनी शुरू हुई है, आसपास के गांव जो हैं वो फेमस हो गए, आसपास के कनेक्टिविटी बढ़ गई, कनेक्टिविटी। काफ़ी लोग जो थे, फॉर एग्जांपल, उनको किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी से जाना पड़ता था, बहुत खड्डों वाली रोड थी, उनकी हेल्थ इंपैक्ट करती थी। अब वो इजीली जा पा रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक है, उस घर में जो है उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो आप बस सोचो कि एक हाईवे बनने से पहले बनने के बाद कितनी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं इन्वायरमेंटल लेवल पे, आपके एजुकेशन लेवल पे। अगर घर में हेल्थ ठीक है लोगों की, तो एजुकेशनल उनका जो कैलिबर है वो बढ़ सकता है, उनकी लर्निंग आउटकम अच्छे होंगे, राइट। आगे जाके वो एक सोशल बर्डन नहीं बनेंगे, जैसे इंडिया में, मतलब हम सोशोलॉजी में पढ़ते थे द थ्योरी ऑफ सोशल बर्डन, राइट। तो आप ये सोचो, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना यार, ये आपको एक पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट में मेरे को जितना लगता है दे आर मेजरली टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, तो दे आर गुड विद दैट।
मतलब कि आप बताओ कि प्रॉफिट कहाँ चाहिए आपको, हम करके दे देंगे। हमारा ये कि कहाँ तक चाहिए आपको इसके इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स, वो पब्लिक पॉलिसी वाला बता दें। इसमें मतलब मुझे नितिन गडकरी जी की एक बात याद आ रही थी पिछले, लाइक उन्होंने कुछ कहा था कि एक तो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत ही इंडिया के इतना अच्छा नहीं है, तो बोल रहे थे कि हार्डली 5 या 6 PhD होल्डर्स निकलते हैं अर्बन प्लानिंग में, लाइक बहुत कम निकलते हैं, और इंडिया में तो बहुत ज़रूरत है उसकी अर्बन प्लानिंग की। आप तो मुझे सो इसको ही लेके मैं एक प्रोग्राम चलता है, ट्यूलिप प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कनेक्टिंग द लोकल म्यूनिसिपैलिटीज विद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। अच्छा। तो म्यूनिसिपैलिटीज में इट इज़ मैंडेटरी कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपको इंटर्नशिप देनी है, 2 मंथ्स मिनिमम है इंटर्नशिप देनी। तो ये जब मैं वहाँ मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में वहाँ इंटर्नशिप की थी, तो मेरा जो क्रक्स निकला है उस इंटर्नशिप से वो ये था कि यार आप ये सोचो कि आज की डेट में कितने इतने प्लेटफॉर्म है या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के जहाँ पे वो यूथ को डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हम्म, बहुत कम है। कम। और ऐसा नहीं है कि यूथ जो है वो बिल्कुल ही करना ही नहीं चाहता कुछ, हाँ। ईगर है यूथ कि भाई आप हमें बताओ कि चल क्या रहा है गवर्नमेंट के अंदर, करेक्ट करेक्ट। हम खुद कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आई थिंक सच इनिशिएटिव्स बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को भी लेनी चाहिए। जैसे आपने ट्रांसपोर्ट की बात करी, हर एक मिनिस्ट्री को ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए, जो अब निकालना शुरू भी हुई है मिनिस्ट्रीज, करेक्ट। राइट। और नॉट ओनली मतलब अर्बन सेंटर्स में, लाइक थोड़ा उसको अगर डिसेंट्रलाइज करे तो जो रूरल बैकग्राउंड के उनको भी लाइक अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ ये यार मुझे। इंडिया में ना आई थिंक 7,000 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, पर हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है किसी भी जगह को अर्बन लोकल बॉडी डिक्लेयर करने का, हाँ। राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ ही दो आप, तो आप ये समझो कि वो एक तरीके से मैं उसको अभी भी थोड़ा रूरल ही एरिया मानूंगा, ठीक है। बट वहाँ तक भी अगर ये बात पहुँच रही है, अगर एक बच्चा जिसको कोई अर्बन प्लानिंग का कुछ नहीं है लेना देना, बट एज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप वो काम करने लग जाता है, कुछ इनिशिएटिव्स वो देखता है, भले वो वेस्ट सिस्टम में हो या किसी भी चीज़ में, एंड ही अंडरस्टैंड्स, ही डेवलप्स अ थिंकिंग कि यार ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है अर्बन प्लानिंग में, फ्यूचर इसका क्या है, एंड ही स्टार्ट्स टू परस्यू दैट एज हिज प्रोग्राम। तो साइमल्टेनियसली व्हाट हैपेंस इज दिस स्वयं पोर्टल इज देयर, हाँ। वहाँ पे वी हैव कोर्सेज, IIM बैंगलोर वगैरह के अर्बन प्लानिंग पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो मैं तो वो भी बोलता हूँ कि यार लोगों को कि यार ये पढ़ लो आप, 2-2.5 हज़ार आपके एग्जाम फीस होती है, आप वो कोर्स कंप्लीट कर लो, वेरी गुड प्रोफेसर्स। लेकिन वो गवर्नमेंट को भी उतने ही जोर शोर से प्रमोट करना पड़ेगा, वरना यही होगा फिर PhD 5 PhD ना मिल रहे। चलो सर मेरा भी मतलब ये पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मतलब वे फॉरवर्ड रहेगा या क्या एडवाइस रहेगी कि अगर यूपीएससी में आ रहे हो तो क्या कैसे आप मेंटली रेडी हो, क्या इन बैकड्रॉप के आप जो सोशल सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड। यार जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आप रेडी रहना कि आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली हर चीज़ की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और उसका कॉस्ट बहुत हाई है। आप अपनी प्लीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर चलना, बिकॉज फिर से वही बात, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमने एक ही वेंचर शुरू किया है और हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हमें डाउट है कि ये वेंचर छोड़ दें, फुल टाइम प्रिपरेशन करें। मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी नहीं, आप करते रहो साथ साथ कुछ ना कुछ। उससे क्या होगा, आपका कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, यू विल फील प्रोडक्टिव, एंड आपके पास हमेशा एक बैकअप बनता रहेगा। और प्लान बी मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि शुड बी योर प्लान ए, एंड यूपीएससी शुड बी योर प्लान बी। हो सकता है ये हर किसी को सूट ना करे, बट समबडी कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनके पास फाइनेंशियली इतना बैकअप नहीं है, राइट, कि वो कुछ भी आगे जाके कर सकते हैं, आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप एक पॉइंट के बाद अपने फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, राइट। Regarding what I am doing right now, यार skills, I think analytical skills, start reading about things, start get on LinkedIn, write about your analysis on things, right। आप अपना नरेटिव एक बनाते चलो साथ साथ। उसके बाद ना यार आई थिंक आपको ना एक, इफ़ नॉट हैंड बट एक फिंगर आपकी इंडस्ट्री पे रहनी चाहिए, द नर्व ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, करेक्ट राइट। हाँ। वहाँ पे वो क्या स्किल मांग रहे हैं, अभी मैं कुछ चीज़ बोल दूँ, कल को शायद वो इनवैलिड है, राइट। वो आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा अपना पूरी तरीके से। सोशली आइसोलेट हो जाओ, दैट इज़ फाइन, बट मतलब प्रैक्टिकली आइसोलेट मत हो, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप समझते रहो कि आसपास चल क्या रहा है। इफ़ नॉट थ्रू एनीथिंग देन मे बी लिंक्डइन आई वुड अगेन से, क्योंकि मेरे को सबसे सेम प्लेटफॉर्म भी वही लगता है। बाकी यार बी रेडी टू फाइट अलोन,
ठीक है. There will be a lot of times when people, your nearest dearest people, will not be willing to entertain your grief. ठीक है, तो be ready to fight alone and हो जाएगा यार, जो होना होगा हो जाएगा. इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत हो. ये मैं दूसरों को बोल पाता हूँ, खुद को नहीं समझा पाता. बट वही बात है कि ट्रस्ट थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको चीज़ों पे. एंड जस्ट डू योर वर्क, स्टार्ट एंड डूइंग. आई थिंक सेम लाइक माइंडेड के लोग भी अब जुड़ जाएंगे लाइक ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके लिंक्डइन पे और इस पे. आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर थैंक यू जॉइनिंग सो अस. थैंक यू. मच.